Hello friends, today we will discuss about a very famous poem by Robert Browning. Robert Browning एक विक्टोरियन राइटर था, पोइट था। इसकी एक फेमस हैबिट थी जिसको अपने बोल सकते हैं मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। तो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर था ये। इसने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे थे। इसमें से एक पोएम है जो बहुत ही फेमस है, माई लास्ट डचेस। डचेस का मतलब होता है रानी, और माई लास्ट मतलब मेरी दिवंगत पत्नी, और मेरी दिवंगत रानी मतलब मेरी माई लास्ट डचेस। तो जान लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यूजी पीजी और सभी जो सिलेबस है उसमें मिलती है आराम से, यहाँ तक कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी मिलेगी आपको ये। अबाउट द पोएम एंड द पोइट इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग इसको डिस्कस करेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। फिर इसकी टेक्स्ट देखेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माई लास्ट डचेस 1842 में पब्लिश होने वाली पोएम थी, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग ने कंपोज किया इसको। इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। विच डील्स विद द विक्टोरियन सोशल इश्यूज, विक्टोरियन एज के जो सोशल इश्यूज थे उसको डील करती है ये पोएम। अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो कंडीशंस थी उस सोसाइटी में उसको डिस्कस करती है। द पोएम एक्सप्लोर्स द क्लास कंसाइंसनेस एंड द विक्टोरियन मोरालिटी कोड वेयर ए वुमेन इज स्ट्रिक्टली अडर्न टू सर्टेन सोशल नॉर्म्स। मतलब कुछ सोशल नॉर्म्स में उसको बांध के रखा जाता था, तो उन मोरालिटी कोड्स और क्लास कंसाइजनेस है, वर्ग विभेद का, वो उनको डिस्कस करती है ये पोएम। ब्राउनिंग आल्सो प्रेजेंट्स द मेल डोमिनियन, ब्राउनिंग भी तो मेल डोमिनियन प्रेजेंट करता है। ब्राउनिंग इन चीज़ों को प्रेजेंट करता है। एंड स्केचेस द करेक्टर ऑफ द स्पीकर इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग एज वेल द इंसाइट ऑफ इनटू द करेक्टर ऑफ द डचेस। मतलब डचेस की जो करेक्टर की खास बातें थी, जो वो क्या फील करती थी उसको भी वो बताता है, और जो स्पीकर है उसके ट्रेट्स बताता है। ट्रेट मतलब उसके करेक्टर्स के गुणों को बताता है हमें इस मोनोलॉग के थ्रू। एज ए फेमिनिस्ट पोएम, ये पोएम एक फेमिनिस्ट है, मतलब नारीवादी कविता है ये। वन कैन ऑब्जर्व दैट द वुमेन इज ऑब्जेक्टिफाइड फॉर ए मेल गेज, मतलब एक पुरुष की दृष्टि के लिए उसको ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, एक वुमेन को, इन विक्टोरियन एज, एंड डिजायर एज वेल एज द ऑपरेशन फेस्ड इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी विच ब्राउनिंग ट्राइज टू स्टेब्लिश इन द पोएम। और पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब पितृत्व या पुरुष प्रधान जो समाज था ना, उसकी उसमें जो ऑपरेशन फेस्ड होते थे वुमेन को, उनको भी वो डिस्क्लोज करता है इस पोएम के थ्रू। जो कि इस्टेब्लिश हुए थे उस इस पोएम में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ब्राउनिंग। द पोएम इज लूजली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्वॉल्विंग अल्फोंसो द ड्यूक ऑफ फेरारा। इस पोएम में जो ड्यूक है, जिसकी डचेस की बात करते हैं, वो ड्यूक का मतलब राजा, वो ड्यूक है अल्फोंसो, और ड्यूक ऑफ फेरारा का है, अल्फोंसो इसका नाम है ड्यूक का। हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी, जो कि 16वीं शताब्दी में था। द ड्यूक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, ड्यूक इस पोएम का स्पीकर है। एंड टेल्स अस ही इज इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग मतलब संबंध स्थापित कर रहा है, बातें कर रखी से। इमिसरी मतलब एक इनवॉय से, इनवॉय मतलब एक मैसेंजर से, तो वो एक मैसेंजर से बातें कर रहा है, वो सारी हमें बताता है। हु हैज़ कम टू नेगोशिएट द ड्यूक इज मैरिज, मीन्स ड्यूक की शादी का प्रपोजल लेके वो उसके साथ बातचीत करने के लिए आया है। अब ये पता होना चाहिए हमें, ही हैज़ रिसेंटली बीन विडोड मतलब उसकी अभी अभी पत्नी की डेथ हुई है, वो अभी अभी विधुर हुआ है। टू द डॉटर ऑफ अनदर पावरफुल फैमिली, अब ड्यूक का जो पड़ोसी राज्य है उसकी उस राज्य की जो राजा है उसकी डॉटर से शादी करना चाहता है ड्यूक, और वहां से एक उस राजा ने अपना एक दूत भेजा, और वो दूत क्या कर रहा है, ड्यूक के पास आया हुआ है। एज ही शोज द विजिटर थ्रू द पैलेस, अपने उस विजिटर को मतलब उस इनवॉय को वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं और अपना पैलेस दिखा रहा है। ही स्टॉप्स बिफोर ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेट डचेस, वो उसको अपने पोर्ट्रेट के पास रोक लिया। पोर्ट्रेट मतलब एक पिक्चर है जो बड़ी सी पिक्चर बना के दीवार पे लगाई गई है, उस तस्वीर के सामने रोक लेता है। अपेरेंटली ये यंग एंड लवली गर्ल, और डचेस क्या है, वास्तव में एक सुंदर और लवली गर्ल थी, उसके सामने रोक लेता है, और वहां जाके हमें वो पोइम स्टार्ट करती है। तो पहले जान लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स ड्रामेटिक एंड मोनोलॉग,
तो मोनोलॉग का मतलब होता है मोनो प्लस लॉग। मोनो मीन्स सिंगल और लॉग मीन्स कन्वर्सेशन। तो ए सिंगल पर्सन कन्वर्सेशन मतलब एक व्यक्ति की बातचीत, इसको हम बोलेंगे मोनोलॉग। अब इसमें होता क्या है मोनोलॉग में? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए स्पीच मेड बाय ए स्पीकर एंड एड्रेस टू ए साइलेंट एंड नॉन इंटरफेयरिंग लिसनर। मतलब एक ऐसे लिसनर को जो नॉन इंटरफेयरिंग हो और उसको एड्रेस की गई हो और एक ही स्पीकर के द्वारा बोली गई, मतलब दूसरा कोई बातचीत करने वाला नहीं होगा, सिर्फ साइलेंट लिसनर होगा वो। ठीक है। द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द प्रेजेंस ऑफ ए स्पीकर एंड ए लिसनर। स्पीकर और लिसनर मतलब ये स्पीकर ही होगा, ये सुनेगा नहीं, ये सिर्फ बोलने वाला होगा। लिसनर ये सिर्फ सुनने वाला होगा, ये बोलने वाला नहीं होगा। द ड्यूक, the speaker in the poem is considered to be the Duke of Ferrara, and the listener is the guest who came to visit the Duke। मतलब listener है वो ड्यूक के पास आया और ड्यूक है वो फेरारा का ड्यूक है। The setting is presented in the form of monologue where the guest is drawn attention to the portrait of Duchess। मतलब डचत के पिक्चर की तरफ उस गेस्ट को बुलाया जाता है या दिखाया जाता है वो पिक्चर उसको। एंड द लिसनर इज टोल्ड दैट द पेंटिंग इज डन बाय फ्रा पेंडल्फ। फ्रा पेंडल्फ एक मोंक था, मतलब एक साधु था। उसने ये एक दिन के काम में, बिजी डे में, मतलब एक दिन में, वन डे में ये पोर्ट्रेट कंपोज की थी। क्योंकि जो ड्यूक था ना वो थोड़ा इस टाइप का था, शक्की पर्सन था, तो सस्पिशियस पर्सन था। तो उसने एक ऐसे साधु को इस पेंटिंग को बनाने में लगाया ताकि कोई इसको देख न सके, डचेस को। अब हम इसकी टेक्स्ट शुरू करते हैं फ्रेंड्स। दैट इज माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। अब वो क्या है, उस इनवॉय को, इस मैसेंजर को लेकर अपनी आर्ट गैलरी में आता है और वहाँ पे उस पिक्चर के सामने लाके खड़ा करता है और वो कर्टन उठा के उसको बोलता है कि दैट इज माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। ऐसा लग रहा है जैसे ये जीवित हो और ये मेरी दिवंगत पत्नी का चित्र बना हुआ है, पेंटेड ऑन द वॉल। आई कॉल दैट पीस ए वंडर। मैं इसे हैरानी का मतलब एक अजूबा ही कहूँगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत बनी हुई है। फरा पेंडल्स हैंड्स वर्क बिजली ए डे एंड देयर असिस्टेंट्स है। क्योंकि फरा पेंडल्फ ने इसको एक दिन का काम में किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो 2-3 या कई बार हमारे घर पे आए और उसकी कुछ कन्वर्सेशन हो मेरी रानी से। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको बिजीली वन डे मतलब एक ही दिन में उसको बनाने के लिए बोला। देयर असिस्टेंट्स, और उसके बाद में ये पिक्चर उसने बना दी। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। क्या तुम यहाँ पर बैठ के इस पिक्चर को देखना पसंद करोगे? एक तरह से वो उसको कमांड दे रहा है, क्योंकि वो इन्वॉयर ये ड्यूक है। आई सेड फॉर अ पेंडल बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटेंस। काउंटेंस मतलब उसका फेस है, उसका फेस ऐसा क्यों है। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लास है, मतलब उसके चेहरे पे जो ग्लो है वो किस वजह से है। आई आई सेड फॉर अ पेंडल बाय डिजाइन, कि उसने इस प्रकार का डिजाइन कैसे बनाया। और नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, क्योंकि तुम जैसे जो लोग स्ट्रेंजर्स आते हैं वो कभी नहीं पढ़ पाए इसको, कि इसके चेहरे पे द डेप्थ एंड पैशन, इतना प्यार और ये गहराई का जो ग्लास बनाया उसने, वो किस प्रकार बनाया है उस पर आप पेंडल्फ ने। बट टू माई सेल्फ दे टर्नड सिंस none puts by the curtain I have drawn for you but I। वो कहता है कि माई सेल्फ है दे टर्नड, क्योंकि केवल मैं ही हूँ जो इसको पुट कर सकता है, मतलब इस पर्दे को उठा सकता है, कर्टन, जो कि मैंने आज तुम्हारे लिए किया है। ठीक है, इस वजह से इसको कोई देख भी नहीं पाता। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट। अगर उतनी उनकी हिम्मत होती तो वो पूछ भी लेते, ऐसा लगता है। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, उसके चेहरे पे ऐसा ग्लो कैसे आया। जब वो पिक्चर बना रहा था तो उसके चेहरे पे ये ग्लांस कैसे आया, ग्लो, तो वो नहीं पूछ पाते। एंड नोट द फर्स्ट आर यू टर्न एंड आस्क दस, क्या तुम ऐसा पूछना चाहोगे। उससे पूछता है ड्यूक उससे, उस मैसेंजर से, क्या तुम ऐसा पूछना चाहोगे। सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, और मैं कहता हूँ कि ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं थी। जब वो पिक्चर पोर्ट्रेट बना रहा था
तो मैं था उस वक्त, लेकिन मेरी प्रेजेंस नहीं थी। कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक, उस डचेस के चिक पे जो ग्लो आया हुआ है ना, वो उसकी वजह से नहीं है कि मैं वहां पे खड़ा था। परहैप्स फरा पेंडल चांस टू, शायद ऐसा हो कि फरा पेंडल ने उसको कह दिया हो, चांस ले लिया उसके, और मेंटल लैब से जो शॉल वगैरह उसका था, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कुछ ज़्यादा ही उसके हाथ पे आ गया हो, इसलिए उसने ये कह दिया हो कि इसको दूर कर लो, पिक्चर बढ़िया बन जाएगी। तो हो सकता है उसके चेहरे पे ये ग्लो आ गई हो। और पेंट मच नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज along हर थ्रोट। अब उसके गले में जो गड्ढा बन रहा है यार, उसमें वो ग्लो आ रही है, तो हो सकता है कि या तो वो उसकी वजह से आया हो, या फिर उसकी मेंटल लेप से का रिस्ट पे जो शॉल आ रही है वो ज़्यादा आ गई हो, टू मच आ गई हो, तो उसको कहने के लिए उसको एक चांस मिल गया हो दूर करने के लिए, और हो सकता है कि उसकी वजह से आ गया हो। सच स्टफ वाज कोर्टेसी, छोटी छोटी चीज़ों भी वो बड़ा ध्यान देती थी उसकी पत्नी द ड्यूक डचेस। सी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय, हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देती थी, तो उसकी वजह से स्पॉट ऑफ जॉय मतलब वो चेहरे के ऊपर हंसी के या इंजॉय के गड्ढे बने हो, स्पॉट ऑफ जॉय बने हो। सी हैड ए हर्ट, उसका दिल ऐसा था, हाउ शेल आई से, कैसे मैं बता सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता, टू सून मेड ग्लेड, बड़ा इजीली वो खुश हो जाता था। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो इम्प्रेस हो जाता था। सी लाइक्ड वट एवर सी लुकड ऑन, जिस किसी चीज़ की तरफ भी देखती थी वो, तो वो खुश हो जाती थी, मतलब खुश मिजाज उसका नेचर था। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो जगह जगह देखती रहती थी। सर इट वाज ऑल वन, और वो हर चीज को एक ही नजर से देखती थी और हर चीज उसको खुशी देती थी। माई फेवरेट हर ब्रेस्ट, मतलब कि मैंने जो उसको कुछ हार वगैरह दिया था जो उसकी ब्रेस्ट पे था, वो भी उसको उतनी ही खुशी देता था जितनी कि बाहर वाली, मतलब कि मेरी जो चीज़ दी हुई है, जो उसको गिफ्ट दिया हुआ है, वो कुछ ज़्यादा खुशी नहीं देता था दूसरी चीज़ों की जितना ही देता था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, अब वो कहता है पोइट ने, ड्यूक कहता है कि जो डे लाइट है सन, उसका जो ड्रॉपिंग है वेस्ट में, पश्चिम में, उसकी जो लाइट पड़ती है तो वो भी कितनी खुशी देती थी, इतना ही जितना मेरा वो हार दिया हुआ है। द बॉज बॉयज ऑफ के चेरीज सम ऑफिशियल फूल है, अब कोई नौकर चाकर उसको अगर चेरीज की टहनियाँ या फूल दे देते तो उसमें भी वो खुश हो जाती थी। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, बगीचे में उसको वो गिफ्ट कर देते तो उससे भी बड़ी खुश हो जाती थी। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, और टेरेस पे जो वो वाइट म्यूल खच्चर के ऊपर चढ़ के सवारी करती थी, उससे भी वो बड़ी खुश रहती थी। All and each would draw from her alike the approving speech। अब वो ड्यूक कहता है उस इन्वॉय को, मैसेंजर को, कि सारी चीजें ही उसको बड़ी खुशी देती थी, और प्लस एटलीस्ट, और इन चीजों से शायद वो खुश भी ज्यादा हो गई थी, और शायद उसकी वजह से वो पिक्चर में ग्लो आया उसके चेहरे पे। सी थैंक्ड मैन गुड, वो लोगों का धन्यवाद करती थी, गुड अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन वो इस तरह से धन्यवाद करती थी, आई नो नोट हाउ, मैं नहीं जानता कि वो कैसे उनको इतना तरजीह देती थी, इतनी रिस्पेक्ट देती थी। एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years ओल्ड नेम विद एनी बॉडीज गिफ्ट, मुझे लगता है कि जैसे वो मेरा 900 साल पुराना जो हमारा खानदान का नाम है ना, उसकी तुलना उनका छोटा सा भी गिफ्ट हो, छोटा सा भी गिफ्ट हो, उससे कर देती थी एनी बॉडी गिफ्ट्स की। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 900 ईयर, मतलब ड्यूक थोड़ा एरोगेंट नेचर का है, तो हमें ये पता लगता है कि ड्यूक में ये क्वालिटी है कि वो एक दम्भी स्वभाव का है। तो वो कहता है कि मेरा 900 साल का जो नाम है खानदान का, उसकी तुलना वो एक छोटे से गिफ्ट से कर देते थे। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इन छोटी छोटी चीजों के लिए उसको कौन ब्लेम करे, इवन हैड यू स्किल। और फिर ड्यूक थोड़ा सा उसको, मैसेंजर को, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है कि तुम में ही अगर ये स्किल होती ना कि उसको समझा देते, हालांकि हमें पता है कि ड्यूक ने बहुत कुछ इस मैसेंजर को समझा दिया है, लेकिन फिर भी वो इन स्पीच, अगर तुम में ये स्किल है बोलने की, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ड्यूक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने बहुत कुछ बता दिया उस मैसेंजर को।
to make your will quite clear to such as one and say just this or that is your disgust me। तुम उसको बोल सकते थे कि ये तुम्हारा जो आम लोगों की तरह बर्ताव है ना, ये हर एक लोगों के साथ है, ये क्या डिस्कस्ट करता है मुझे, मतलब परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है। एयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, और ये क्या है एक्सीड द मार्क, मतलब अब तो पानी सर के ऊपर से भी निकल चुका था, ऐसा लग रहा था उस ड्यूक को। And if she let herself be listened so, nor plainly set her bits of yours forsooth and made excuse, शायद वो ऐसा करने के लिए प्रिपेयर भी नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा उसको कोई लेसन देने का या कुछ उसको समझाने का, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा बुद्धि की बात नहीं थी, वो ऐसा कहते हैं। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और अगर मैं उसको समझाता ना उसका, तो भी एक तरह से वो सम स्टूपिंग मतलब झुकना ही हुआ, क्योंकि मैं उसको समझाता तो मैंने अपने आप को उसको सेंटर कर दिया कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, मतलब मैंने ये चूज किया कि मैं झुकूंगा नहीं। और सर सी स्माइल्ड नो डाउट, और सर वो मुस्कुराती रहती थी ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। वेन एवर आई पास्ड हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, और जब मैं पास से गुजरता वो मुस्कुराती थी, अच्छी बात है, परंतु उसके पास से कोई और भी गुजरता ना, हु पास्ड विदाउट, मेरे अलावा मच द सेम स्माइल, वो सेम ही स्माइल होती थी, मतलब मेरे में और अदर पर्सन में उसको कोई डिफरेंस नहीं लगा। दिस ग्रीव, और ये चीज़ें बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा होगी। आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिए। एंड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। फ्रेंड्स, ये जो ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये 5 लाइन्स है ना, इस टचेज को एक इंग्लिश क्रिटिक ने 5 लाइन्स 5 वर्ड्स की एक ट्रेजिडी का है, ट्रेजिडी ऑफ 5 वर्ड्स। क्यों कहा वो 5 वर्ड यही है जो 5 वर्ड्स को। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और मैंने कमांड्स दे दी और सारी स्माइल्स एकदम रोक दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मर्डर कर दिया गया। देयर सी स्टैंड्स एज इफ लाइव, और उसके बाद में ये यहाँ लटकी हुई है, स्टैंड्स मतलब लटकी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अलाइव हो। विल इट प्लीज यू राइज, अब तुम उठोगे नहीं, अब उसको कमांड दे रहा है फिर से ये कि उठ जाओ। वी विल मीट द कंपनी बिलो, हम नीचे जाके बाकी लोगों से मिल लेते हैं। देन आई रिपीट, और फिर वो रिपीट करता है अपनी बातों को। द काउंट योर मास्टर इज नॉन मैनिफिशेंस, मुझे पता है कि आपका जो राजा है, जो काउंट है, वो दयालुता के लिए जाना जाता है, मैनिफिशेंस मतलब दयालुता के लिए। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है, एम्पल वारंट मतलब मुझे पूरी गारंटी है इस बात की कि वो बहाना नहीं बनाएंगे। ऑफ माइन फॉर डोवरी विल बी डिसअलाउड, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैंने जो दहेज की मांग की है वो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, दे देंगे मुझे जितना दहेज चाहिए। यहाँ से हमें पता लगता है कि वो एक डोवरी फेवर में था, डेवरी के फेवर में था, मतलब वो एक पुरुष था और डोवरी की काफ़ी फेवर में था, मतलब दहेज का लोभी थे, वो लालची था, लस्ट फॉर मनी थी उसकी। ठीक है फ्रेंड्स। दो हर फेयर डॉटर सेल्फ एज आई वोब्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, वो कहता है उसको, लेकिन मेरा जो खास टारगेट है वो उसकी सुंदर बेटी ही है, मुझे डोवरी नहीं चाहिए, मेरा स्टार्टिंग का ऑब्जेक्ट वही है। ठीक है। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, रुको हम दोनों साथ चलते हैं सर। नोटिस नेपच्यून, अब देखो ये नेपच्यून को देखो। दाउ टेमिंग सी हॉर्स, देखो इसने सी हॉर्स को कैसे अपने वश में कर रखा है। इसका मतलब वो उस मैसेंजर को ये दिखाना चाहता था कि मैं भी जो काउंट की डॉटर मेरे पास आएगी उसको इसी तरह टेमिंग उसका होता है वैसे तो लगाम लगाना, मतलब मैं भी उसको कंट्रोल करूंगा, ओवर पावर करूंगा। थॉट ए रेयरिटी, और ये जो पिक्चर है टेमिंग ए सी हॉर्स की, इसमें बहुत ही खास बात यह है कि ये एक दुर्लभ तस्वीर है। रेयरिटी मतलब दुर्लभ विचार है ये। विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग, इंसबर्ग का कोई पर्सन है, क्लोज है। कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, उसने ब्रोंज में बना के मुझे प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड ये थी एक पोएम ड्यूक ऑफ फरारा की। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।